मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं रश्मि कापड़िया। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 23 साल से काम कर रही हूँ। दोस्तों, लाइफ बहुत बदल गई है, मेरी भी और मेरे साथ बहुत सारे लोगों की भी सपने पूरे हुए हैं। हमने जितना सोचा था, लाइक ड्रीम्स बियॉन्ड इमेजिनेशन पूरे हुए हैं। हमारे साथ साथ बहुत सारे हाउसवाइफ्स, लेडीज, बिजनेस वुमेन के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर लीडर बनी हूँ। तो दिस इज द इंडस्ट्री का पोटेंशियल जो इतना बड़ा है और हमने कैसे किया है। बहुत सारे सवाल के जवाब हमने ढूंढे हैं और सीखा है, तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम धीमंत कापड़िया है। मैं एक बहुत अच्छी जॉब में था एज एन इंजीनियर MBA, और मेरे नसीब देखिए, मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, यहाँ पर काम किया और हमारे साथ इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इन सालों में हमने ये देखा है कि अगर आपके अंदर दम है, अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आप कमिटेड हैं, तो ये इंडस्ट्री आप जितने भी बड़े सपने देखेंगे वो सपने पूरे करने की ताकत रखता है। इससे बेहतर कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। और आपके प्रश्न के साथ आप रेडी रहिए, क्योंकि हम आ रहे हैं संडे 19 सितंबर को 4 बजे ग्रीन टी विद अबाजीत में जितेंद्र भैया और अबाजीत के साथ। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद अबाजीत के फ्रेश एपिसोड में। एंड वी आर रियली सॉरी कि पिछले संडे हम आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए। एंड आपको पता है, ये ग्रीन टी विद अबाजीत का शो हम लोगों ने 4 बजे शुरू किया था जब लॉकडाउन का टाइम था। मुझे पता है इस समय पर आप लोग, बहुत सारे लोग फील्ड में निकल चुके हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। एंड ये 4 बजे का टाइम हमने इसलिए फिर भी मैनेज करके रखा है क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इस समय भी ऐसे हैं जो अपने घरों में होंगे एंड इस 4 बजे के टाइम पर ग्रीन टी विद अबाजीत का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। एंड आप सब लोगों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन होता है। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि गणपति विसर्जन क्यों होता है, क्योंकि जब हम गणपति को स्थापित करते हैं तो वो पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी में रहने चाहिए। उनकी वैल्यूज, उनके एथिक्स, उनके काम करने का तरीका, जिस वजह से उनको हम पूजते हैं, वो जो वजह है वो आखिर हमारी जिंदगी से कभी भी जानी नहीं चाहिए। वो शिक्षाएं आपकी हमारी जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए। तो वो तो आखिर हमारे सबके दिलों में हमेशा विराजमान रहते हैं। एंड आपको आज उसकी बहुत 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 शुभकामनाएं अनंत चतुर्दशी की। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये ग्रीन टी विद अबाजीत में हर बार हम आपसे मिलाने के लिए लाते हैं एक ऐसे कपल को, एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी को जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव किया हो, जो हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर लाइटनमेंट के, या यूं समझ लीजिए उनकी जिंदगी में रोशनी देने के कारण बने हो। एंड आज हम आप लोगों से एक ऐसे ही कपल से मिला रहे हैं दोस्तों, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 23 सालों से है। मोदी केयर के बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेडिकेटेड, बहुत पैसिनेटेड एंड मोस्ट एजुकेटेड कपल हैं। मुंबई से हैं। आज उनके लिए भी गणपति विसर्जन का दिन था, लेकिन अभी आपको पता है कि कोविड, पोस्ट कोविड की सिचुएशन में अभी भी गवर्नमेंट ने परमिशन दी नहीं है। सिर्फ 15 लोगों को शायद वहां पे विसर्जन की परमिशन मिली है। तो आज हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड की सिचुएशन है दोस्तों, इसने हमारे को बहुत सारी चीजें सिखाई है। एंड उन्हीं चीजों को लेकर ये ग्रीन टी विद अबाजीत हम आप लोगों के साथ में लेकर आते हैं हर बार। जैसा कि आप लोगों को पता है, आत्मनिर्भर परिवार अभियान जो कि एक इनिशिएटिव है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया इसी लॉकडाउन के टाइम पर, पोस्ट कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। उसके 3 प्रोग्राम हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। सैटरडे को हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं, वेडनेसडे को हम आप लोगों के लिए ट्रेनिंग करते हैं LDP, एंड संडे को हम आपको मिलाते हैं किसी न किसी सक्सेसफुल लीडर से। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं। आज हमारे साथ में है मोस्ट यूनाइटेड, मोस्ट एक्साइटेड, मोस्ट डेडिकेटेड, मोस्ट पैसिनेटेड, मोस्ट एजुकेटेड कपल ऑफ मोदी केयर इंडिया, और मेरे बहुत ही फेवरेट स्पीकर, जिनसे मिलकर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जब मोदी केयर के अंदर आया तो पहली बार मुंबई की एक मीटिंग के अंदर मेरे को बुलाया गया था, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन भी नहीं किया था। एंड उस मीटिंग के अंदर यही वो कपल थे जिन्होंने अपनी 4थी लग्जरी कार ओडी खरीदी थी।
एंड इनको देखकर, इनको सुनकर मुझे लगा कि मोदी केयर में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है, एंड मोदी केयर एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी काम करके आत्मनिर्भर बन सकता है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम, आप सबकी जोरदार तालियों से मैं स्वागत कर रहा हूं नाना अदर देन मिस्टर धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया जी फ्रॉम मुंबई। प्लीज हेल्प मी वेलकम सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जितेंद्र जी, थैंक यू सो वेरी मच। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वर्चुअली यही कर सकते हैं। यस, थैंक यू। इसकी भी ये ग्रीन है इसलिए आपको दिख नहीं रही होंगी। स्वागत है आप दोनों का, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हमारे साथ हैं, एंड आज बहुत सारी चीजों के बारे में आप और हम बात करेंगे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू जितेंद्र जी। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और हमें पता भी नहीं था कि हमने आपकी लाइफ में भी इतना, पहली मुलाकात हमारी इतनी अच्छी रही। वो बहुत एक्चुअल में क्या है, वो जो मुलाकात थी भाभी, उस मुलाकात में मैंने मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया था एक्चुअल में। जी। विनी लंग साहब ने मुंबई ऑफिस देखने के लिए बुलाया था, एंड मैं सिर्फ एक जस्ट एक कहते ना देखने के लिए आया था कि चलो देखते हैं मोदी केयर में क्या होता है। तो मैं वो एक टॉप फ्लोर के ऊपर कोई हॉल था जिसमें कोई मीटिंग थी, एंड जिसमें आप लोग लास्ट में आए थे, एंड उस समय आप लोगों ने शायद ओडी खरीदी थी, दैट वाज योर फोर्थ कार, एंड तो वो उस समय पे मैं उस मीटिंग में था। तब मैंने मोदी केयर ज्वाइन भी नहीं किया था एक्चुअली। तो लेकिन मुझे लगा था आप लोगों को देखकर कि यार इतने वेल एजुकेटेड, इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने अच्छे लोग मोदी केयर में हैं, तो मोदी केयर जरूर एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। तो सर थैंक यू सो मच मेरे को मोदी केयर की वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए। वेलकम। और आपको भी वेलकम, आप जैसे लीडर आए मोदी केयर में, इसलिए हम इतनी तेजी से सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स हजारों लोगों की जिंदगी हिंदुस्तान में बदलने वाली है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, एंड पोस्ट कोविड तो सिचुएशन से बहुत ज्यादा ऐसी है जहां पर इसकी बहुत जरूरत है लोगों को। एंड हमारा जो आत्मनिर्भर परिवार अभियान है धीमन भाई, वो एक्चुअल में इसी बेस के ऊपर हमने बनाया है। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर लाइफ, एंड आप उसका लाइव एग्जांपल है। वी नो, मैं जितना आपको जानता हूं, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितना मुझे सुरेखा दीदी आपके बारे में बताती हैं, उनको सबको देखकर मुझे लगता है कि आप लोग ट्रू एग्जाम्पल हैं आत्मनिर्भरता का, ट्रू एग्जाम्पल है एक ऐसे परिवार का जिसकी जिंदगी बदली है पूरी तरीके से। तो सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हैं आपको लेकर। जब आपका वीडियो हमने रिलीज किया मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एंड तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका परिवार किस तरीके का है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए? जी। तो मेरा नाम धीमंत कापड़िया है, और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ काफी समय हम साथ में रहे थे। आज भी मम्मी हमारे साथ है। हमारी एक डॉटर की शादी हुई है, एक डॉटर हमारे साथ अभी भी है। और मजे की बात यह है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे दादा ने बहुत बड़ी बड़ी मिल्स वगैरह बनाई थी, जो मेरे नसीब में कुछ भी नहीं आया। तो मैं हमेशा उनकी तस्वीर देख देख कर मोटिवेट होता था। क्या सोच रहा था पता नहीं, बस तस्वीर देखते रहता था कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने सामान अपने कंधे पे उठाकर मिल्स बनाई। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा फैक्ट्रीज बनाई। उनकी मिल आज भी हुबली में है, लेकिन हमारे नसीब में कुछ नहीं है। तो हमें कुछ नहीं मिला, मेरे पिताजी को तो ड्राइवर बनना पड़ा था। और इसीलिए मैं समझ गया था कि मेरे अपने ही कंधे पे मुझे बड़ा होना है। इंजीनियर बना, एमबीए किया, और गॉडरेज एंड बॉयज में अच्छी जॉब थी 5 साल तक। काफी कंफर्टेबल जॉब थी, और मुझे लगा था कि मुझे जो चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया है। लेकिन आगे क्या, उसके बारे में मेरे सामने कुछ अच्छा पिक्चर नहीं था। तो जॉब तो अच्छी चलती भी थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मैं फैमिली को समय इतना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसी चीज को मैंने मकसद बना दिया अपनी जिंदगी का। हमारी जो पहली बेटियां पैदा हुई तो इतनी खुशी हुई थी उसके साथ समय बिताने की, लेकिन जॉब पे जाना पड़ता था। और वो तकलीफ को वो पेन जो था उसको मैंने ड्रीम में कन्वर्ट किया, और मैंने कुछ समय बाद यूं ही नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। हाँ, रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। और दोस्तों उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मोदी केयर भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की, जब मोदी केयर या कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं थी, तब की बात कर रहा हूँ। और बस एक ही इरादे से निकल पड़ा था कि ऐसा कोई रास्ता मिले, 5 साल काम करे, जिंदगी भर पैसा मिले। और वो सिर्फ बिजनेस से हो सकता है। और उसमें मैंने ढूंढा
कि शायद शेयर बाजार से हो सकता है। शेयर बाजार में एंट्री किया और कमाया भी, लेकिन एक बहुत जोश जो था ना, जल्दी से जल्दी अचीव करना है, तो उसी जोश के अंदर थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। और 1997 में 22-22.5 लाख की नुकसानी, मतलब मैं, मेरे पास कुछ था भी नहीं, कुछ देने के लिए नहीं था, और मैं कंगाल हो गया। और उस हालात में भी कई लोगों ने मुझे बहुत प्रपोजल्स दिए कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं मेरे गोल से हटा नहीं। मेरा गोल था 5 साल, जिसमें से 1.5 साल गवा दिया था मैंने। 5 साल में मुझे एट द एज ऑफ 45 मुझे फ्री होके जिंदगी जीना था। इस इरादे से ढूंढ रहा था मौके को, लोगों को पूछ रहा था आपके पास कुछ है तो बताओ। लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, आपको मिल जाए तो आप हमें बताना। तो ये इस तरीके से मोदी केयर सामने आया, और फिर शुरुआत हुई हमारी सफर जर्नी की, और करते करते जो चाहिए था वो हमने अचीव किया। यस, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत ही बैकग्राउंड उनका बहुत पुअर फैमिली से थे। मेरे पिताजी ने बैंक में जॉब करके अपने बलबूते पर लाइफ बनाई थी, और मैं सिस्टर हूँ, मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन है। हम तीनों जन पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट बनी। लेकिन तभी भी ये था कि लाइफ में कुछ करना है, सिर्फ घर संभालना काफी नहीं है, मेरे वैसे सोच थे। लेकिन सपने क्या है कोई पूछे तो मुझे समझ में नहीं आता था। सपने जैसी कोई बात होती है वो तो सिर्फ सोते समय देखते हैं ना हम, या कोई अच्छी परियों वाली कहानी सुनते हैं, उसी को तो सपने बोलते हैं। लेकिन इधर शादी के बाद आई लाइफ बहुत बेहतर थी, क्योंकि अच्छा जॉब, घर, गाड़ी, और मैं अकेली बहू थी, तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो दबी हुई बात कि मुझे कुछ करना है, बेटियां जैसे बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी, मुझे कुछ करना है, मैं सोच रही थी। और उसी समय जब हमें मोदी केयर का प्लान देखने की बारी आई थी, तो धीमन जी ने कहा जो भी करेंगे ना हम लाइफ में साथ में करेंगे। वो जॉब भी करते थे तो घर आके मुझे सब कुछ बताते थे। शेयर मार्केट का काम किया तो मैं क्लासेस अटेंड किए हैं जो वो सिखाते थे, मैं वो जाती थी साथ में, और वो जब किसी को सिखाते थे उस क्लास में मैं बैठती थी। ज्यादा समझ में आए या ना आए, लेकिन हम करेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, ये वाली बात थी। और जब मोदी केयर का प्लान देखने गए, पहले दिन वो गए, दूसरे दिन मैं भी साथ में गई देखने को। उस दिन रात को हम सो नहीं पाए थे, क्योंकि हमें एक अंदाजा आ गया था कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सभी को अच्छी चीजें तो चाहिए, बचत तो चाहिए, या इनकम तो चाहिए, तो ये चीज जो दूसरों को चाहिए वो हमें मिल रही है। ये सोचते सोचते हम सो नहीं पाए थे। तभी था कि हमें क्या अचीव करना है सोचने लगे थे, तो हम सो ही नहीं पाए थे। अरे कितने सारे लोग ब्रश करेंगे, कितने सारे लोग नहाएंगे, ऐसी वाली बात करते थे रात को घर आके, तो क्या हो सकता है। उसी में हमने एक मन ही मन एक पिक्चर देख लिया था। कौन होंगे उसका तो हमें वो बात की बात थी, लेकिन एक्साइटमेंट आपको स्पॉन्सर किसने किया? हु हैज स्पॉन्सर्ड यू? जी, स्पॉन्सर्ड हमारे इनके कजिन हैं, जो उनकी वाइफ बैंक में काम करती थी, तो उनके पास 3-4 मोदी केयर के प्रोडक्ट्स थे, तो उन्होंने हमें दिखाए थे कि मैं घर पे ये यूज करती हूँ। अच्छा। हम लोग उस समय उनके पास, हम उनको अप्रोच करने गए तो उन्होंने हमें ये बताया था। मिलने ही गए थे, कैजुअल उनके मिलने गए थे, तो उन्होंने ये बताया था ये 4-5 प्रोडक्ट्स है। और फिर उन्होंने उनके अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा दिया था हमें। तो ऐसे करके हमारी एंट्री हुई थी। और ये दोनों जन बीच में थे, उनके ऊपर सुरेखा जी थे। अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, आज वो दोनों आउट हो गए। दोनों आउट हो गए। आई होप कि वो टाइम शायद हर्षद मेहता जी का टाइम था शेयर मार्केट का, तब बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। एंड जैसा कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि 22-23 लाख रुपए उस टाइम पर शेयर मार्केट में, दैट इज बिग अमाउंट बहुत सारे लोगों का उस समय पर। एनीवे सर, अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप जैसे एक अच्छे लीडर मिले, दोनों आप लोगों ने परफेक्ट तरीके से काम किया। एंड हमारा ये जो बिजनेस है ये वैसे भी फैमिली बिजनेस है। हम इसको, आपने जैसे भाभी ने बताया, जो भी करेंगे हम दोनों साथ करेंगे। जिस परिवार में फैमिली की ये सिंक्रोनाइजेशन है, अगर ये बैठ जाता है, ये वेवलेंथ बैठ जाती है, तो वो परिवार जरूर सक्सेसफुल होता है दोस्तों। तो सर, ये अभी हमने जो है ना, ये ग्रीन टी विद आभा जीत एक आत्मनिर्भर परिवार अभियान का हिस्सा है एक्चुअल में। एंड आत्मनिर्भर परिवार अभियान बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक वो पार्ट लोगों को बताता है जिसमें हम मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल तो बात होती है क्योंकि हम सपनों की बात करते हैं। आपने अपनी ड्रीम कार का पीछे ये बैकग्राउंड लगा रखा है, तो ये सपने जो हर व्यक्ति देखता है,
हर व्यक्ति इनको पाना चाहता है, वो तो अपनी जगह पर है ही, हेल्थ एंड वेल्थ ये तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन ये जो 3 एस्पेक्ट है, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, आई होप कि आप भी ये मानते होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि पीछे मुंबई तो बहुत बड़ा गवाह है। जितने भी एग्जाम्पल्स इस दुनिया के अंदर आते हैं इंडिया में, ज्यादातर मुंबई से आते हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का एग्जाम्पल हो, चाहे पीछे इतने बड़े बड़े, चाहे नुस्ली वाडिया जी का हो, चाहे वो रेमंड्स के मालिक का हो कि इस उम्र में उनके बच्चे ने उनको निकाल दिया। तो ये जो लाइफ इम्बेलेंस हो जाती है, ये जो बैलेंस है लाइफ का, ये चारों डायमेंशन के ऊपर, क्या लगता है आपको धीमंत भाई, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आप दोनों का, क्या लगता है आप दोनों को कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस बैलेंस लाइफ को कवर करती है, कैसे लोगों की जिंदगी में ये बैलेंस आता है? हाँ, ये बैलेंस लाइफ की आप बात कर रहे हैं, हमने पहले दिन से इसका एक्सपीरियंस किया है। ये फैमिली बिजनेस है, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ मिलके करेंगे तो 1 और 1 11 बनेगा, ये सुना था, तो तभी से हम ये साथ में कर रहे हैं। लेकिन मेरी खुद की डेवलपमेंट और ग्रोथ, लोगों के साथ डील करना है तो लोगों के साथ टीम कैसे बनानी है, उसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा इमोशन, ये सारा लर्निंग इस इंडस्ट्री से मैंने सीखा है। फिर हम जब बोलते थे फैमिली बिजनेस है, तो हम घर पे प्रेजेंटेशंस करते थे तो हमारी बेटियां साथ में बैठती थी, वो एक कल्चर सीखती थी, हम कितना पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव चीजें टॉलरेट नहीं करते हैं, तो हमारी सोचने की जो दृष्टि है ना वो बढ़ती गई। मैं खुद एक इतनी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ वाली बात नहीं थी, वहां से लेकर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मैं मोटिवेट करूंगी तो और लेडीज भी मोटिवेट होगी, ऐसा मैंने हर तरह से मेरा खुद का ग्रोथ देखा है। एवरी मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि दोनों बेटियां छोटी थी, एक 6 साल की और 4 साल की, एक स्कूल में जाती थी और एक घर पे होती थी। लेकिन सब कुछ तैयारी करके 2 घंटे की मीटिंग के लिए पहले 3 घंटा मुझे तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन वो मंजूर था क्योंकि वहां पे मीटिंग में जाके जो सीखती थी मैं, वो इतना काम का होता था कि लाइफ में क्या करना है, सोच कैसे बड़ी होती है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, हर चीज में हमें इसमें ग्रोथ मिलता है। और जैसे जैसे हमें एक टारगेट अचीव कर लिया, दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए कुछ नया सीखना होता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यस, ये इंडस्ट्री लोगों के साथ एक प्यार, एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन बनाती है, जो हम अनजान लोगों के साथ भी इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो घर के लोगों का रिलेशनशिप तो बहुत बेहतरीन हो ही जाता है, इतना अच्छा हो ही जाता है। और एक बात है कि ये जो आपने सवाल पूछा बहुत सही है कि मैं इसको सिर्फ एक बिजनेस तरह से नहीं देख रहा हूँ। पहले दिन से हमने देखा था कि अगर हमें कुछ कमाना हो यहाँ से, तो हमें ये करना होगा कि बहुत सारे लोगों को कमाई करवा के देना होगा। तो गिविंग एटीट्यूड पहले से आ गई, जो अक्सर नहीं होती है ज्यादातर लोगों में। मोस्ट पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑफ अदर्स। ये भी नहीं, हमें नहीं पता कि ये बिजनेस को करना कैसे है। तो हमने डे 1 से वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो विश्वास है कि जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि हम बहुत नेगेटिव होते हैं। हर इंसान एक लिमिट से जी रहा है, वो अपने आप में नेगेटिव है। हर इंसान ये सोचता है कि ये नहीं हो सकता है, वो एक नेगेटिविटी है। तो हमने बिना सोचे, मतलब ऐसा नहीं कि ये सब हमने उस समय सोचा था, सोच तो अभी हम एनालिसिस करें कि उस समय कैसा था, पर एक साधना की तरह बिजनेस को किया। और साधना करते करते यानी पूरा का पूरा अपने आप को उसके अंदर झोंक देना और फुल टाइम एक ही काम करना। कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, कोई कुछ भी कहे कि कुछ और कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, तो कम से कम रोज का जो हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, 2 बच्चियां स्कूल में जाती, उसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए कुछ कर लो। पर मैं कहता था नहीं, उसका बंदोबस्त करूंगा लेकिन और कुछ नहीं करूंगा और इसी पे काम करूंगा। उस विश्वास, उस श्रद्धा के साथ और एक एटीट्यूड के साथ जो इस बिजनेस को किया है, उसमें मेंटल ग्रोथ हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, हर वो चीज, और फाइनेंशियल ग्रोथ हुई। लाइफ तो अच्छी बनी, लेकिन ये कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि बस फाइनेंशियली ग्रोथ होती है। यू हैव टू लर्न, एंड यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स जो आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या सीखना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में जो लोग शुरू करते हैं उनको लगता है कि बस बात कर लेंगे तो हो जाता है। लोगों को कैसे इस लेवल तक लेकर आना, एजुकेशन सिस्टम में लेकर आना, और उनको कैसे ग्रो करवा के सपोर्ट करना, वो सारी बातें हमारे लिए अनजान होती है।
तो ये जो नहीं पता, और हमें पता भी नहीं कि हमको पता नहीं है, वो सीखना पड़ता है। सही वो बात। हाँ, तो कंप्लीट ग्रोथ होती है, कंप्लीट पैकेज है। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भी वही ग्रोथ है कि बाबा, लोग मंदिर में क्यों नहीं जाते, लोग जो अपने जो चाहते हैं वो चीजें करते क्यों नहीं है? शायद वो इसलिए क्योंकि वो घर गृहस्थी में इतने घुसे पड़े हैं। भाई पैसा कमाना हो तो 8-10 घंटा तो देना ही पड़ेगा, तो समय ही नहीं होता है कुछ और करने का। हॉबीज भूल जाते हैं एक बार बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हमारी लाइफ एक छोटे कंपार्टमेंट में आ जाती है। लेकिन अगर मनी अरेंज हो जाता है, जो इस बिजनेस में होता है, आपको हर महीने पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है, तो यू गेट टाइम फ्रीडम। और उस टाइम फ्रीडम में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो, बहुत सारा ग्रोथ होता है। इट इज नॉट जस्ट मनी ग्रोथ, आप हम्म। कंट्रीब्यूट कर सकते हो, काफी कुछ करना मुमकिन हो जाता है, बिकॉज दिस बिजनेस गिव्स यू एवरीथिंग। बहुत बढ़िया सर। एक जो है ना, एक मतलब स्टार्टिंग में जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, एंड आप जब आए 96 जैसे भी आपने बताया, तो वो टाइम तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में कोई जानता भी नहीं था। उस समय जो चैलेंजेस होते थे वो आई होप कि बहुत ही डिफरेंट तरीके के चैलेंज होते। तो क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए, क्या नेगेटिविटीज आप लोगों को फेस करनी पड़ी, कैसे शुरुआत हुई आप लोगों की, एंड शुरू में आपने क्या किया एक्चुअल में? क्या है जितेंद्र भैया, यहाँ पर ना अगर आप मुझे ये सवाल पूछोगे कि मैंने क्या चैलेंज का सामना किया, तो मुझे कोई चैलेंज नजर भी नहीं आती है, क्योंकि मैं इसके अंदर इतना घुस गया था कि मेरे लिए लोगों का रिजेक्शन कोई चैलेंज नहीं था, इनकम नहीं है वो चैलेंज नहीं था, प्रोडक्ट्स कम थे वो चैलेंज नहीं था। लेकिन अगर आपने पूछा है कि चैलेंजेस क्या थे, अच्छा ये चैलेंजेस क्यों नहीं नजर आते थे, क्योंकि बस इस रास्ते पे चलना है, उतर पड़े हैं, इसलिए वो नजर नहीं आया था। लेकिन चैलेंजेस तो बहुत थे। पहला चैलेंज मेरे लिए ये था कि घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, और लोग फोन करते थे, और उस समय ना हमारा लैंडलाइन हुआ करता था, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन फोन कर रहा है। तो मुझे वो जो पैसा कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वो फोन करते थे, तो अब उस समय में एकदम हेलो एक्साइटमेंट के साथ तो बात नहीं कर सकता, और अगर कोई डाउनलाइन या कोई कस्टमर फोन करता तो एक्साइटमेंट के साथ, पर समझ में नहीं आता था। तो पहला चैलेंज मेरा ये था कि मुझे उन लोगों को बताना था कि आप प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें, हम आपको अभी पैसा नहीं देंगे लेकिन पूरा पैसा देंगे। तो पहला चैलेंज ये था। अब उसमें अच्छी बात ये थी कि लोग मुझे भरोसा करते थे, ईमानदारी का एक पिक्चर था, मेरा इमेज था, तो लोगों ने विश्वास किया, कम से कम फोन करना बंद किया। फिर बात आती है कि बिजनेस करने के लिए बाहर निकलना पड़ता, उसके लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैंने बहुत ज्यादा रिटेलिंग किया और पूना जाया करता था बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो उस समय ना किट हुआ करती थी, 2000 की किट होती थी, और कुरियर सर्विस नहीं था। आज तो कुरियर क्या, आप घर बैठे ऑनलाइन भी नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं था। बैंड्रा में एक ऑफिस थी हमारी मोदी केयर की, तो वहां से सामान मैं खुद अकेला 2 रिक्शा में लाता था, अकेला। क्यों? क्योंकि अगर एक एक बार से आ जाऊंगा तो पैसा बचेगा, वो गिनती थी मेरी। तो सारा सामान खुद उठाकर ऊपर डालना, फिर वही सामान को पूना की बस में डालना पीछे, ये सारा हमाली करके फिर मीटिंग लीड करना। और ये मेरे लिए कोई तकलीफ की बात नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ साल बाद जब सक्सेस हो गई और स्टेज पर हम अपनी स्टोरी बता रहे थे, तब रश्मि ने बताया कि मैं एक ऐसा इंसान था जो जॉब में पानी का ग्लास नहीं उठाता, मेरा बेल बजाने पे वो फाइल आ जाती थी, मुझे उठाना नहीं पड़ता था। इस बंदे ने हमाली की, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। क्योंकि क्योंकि एक अच्छा, और प्रोडक्ट कम थे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम व्यू पे, जो विजन है इस बिजनेस का, फ्यूचर है, उस पे काम कर रहे थे। तो जो प्रोडक्ट थे वो हमारे लिए अच्छे थे। हम जानते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिसका सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो हमारे पास उस समय 8 से 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे। पर हम प्रोडक्ट दिखाते दिखाते अपॉर्चुनिटी भी बताते थे कि देखो ये एक प्रोडक्ट है, टॉयलेट क्लीनर निकाल कर बोलते थे इसमें से 1 लाख रुपया नजर आता है आपको। दिस इज द वे। तो वो चैलेंजेस थे भी, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस स्पष्ट था, तो कोई चैलेंज ऐसा नजर नहीं आता। हमारे काफी और चैलेंजेस थे, पैसे ही नहीं थे, तो कभी किसी की शादी में जाते थे तो हम गिफ्ट नहीं दे पाते थे, तो मुंह छुपा के जाना पड़ता था। फाइनेंसेस बहुत बुरे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां पर जाकर भी मोदी केयर की बात करता था। अच्छा। मैं अपने लक्ष्य पे इतना क्लियर था कि कोई चैलेंज ऐसा नजर आया ही नहीं। बस काम करते गए, काम कर, अंधाधुंध काम किया। क्या बात, क्या बात। यस।
मैं यही कहूंगी कि चैलेंजेस इसलिए नहीं दिखाई दिए हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन दिखाई नहीं दिए क्योंकि हमारा ड्रीम और बिलीफ बहुत स्ट्रांग था, हमारा एक्साइटमेंट और पैशन बड़ा था। यानी दोनों में अगर देखने जाए तो हाँ, चैलेंजेस तो सभी इस जगह पर है और रहेंगे ही, लेकिन हमारा ध्यान किधर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने हमारा ध्यान लर्निंग पे, हमारे ड्रीम्स पूरे करने पे, दूसरों को अचीव करवाएंगे तो हम अपना अचीव कर ही लेंगे, ये बात समझ में आ गई थी लॉजिकली। तो हमने वही किया कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या नया लर्निंग। मैं तो ये कहूंगी मुझे बिजनेस में कुछ भी नहीं पता था, जीरो से सब कुछ मैंने मोदी केयर से सीखा है। तो फिर पूरा ध्यान फिर लर्निंग में था। चैलेंजेस आए तो आंसर देने वाले भी है ना, वो माइंड बना लिया था कि जब भी कोई सवाल है तो किसे पूछना है, उससे पूछ लेंगे, आंसर ढूंढ लेंगे। हम बार बार ये पहले बोलते थे हमारी ट्रेनिंग्स में कि ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो हम ये प्रैक्टिकली फॉलो करते थे और आंसर को ना चैलेंजेस से स्टॉप नहीं होते थे। और रश्मि के लिए एक और चैलेंज था, कभी उसने कोई बिजनेस किया नहीं था। तो पहले क्या हुआ करता था, जब मेरे बिजनेस के लिए फोन आते थे तो वो उठा लेती थी, लेकिन अब मोदी केयर में कोई फोन करेगा तो पूछेगा भी कितना चमट लग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, तो फोन उठाना उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको डर लगता था कि मेरे पास जवाब नहीं। लेकिन मेरा जिद था कि वो मीटिंग अटेंड करे, तो कितनी भी तकलीफ होने दो, वो 2 बच्चों को लेकर मीटिंग में आना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। वो मीटिंग में आती गई। उस समय तो सिर्फ फिजिकल मीटिंग होती थी। और एक वक्त आया कि उसने ना बीच में हाथ ऊपर करके कुछ बोल दिया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे से ज्यादा ताली उसके लिए बजती थी। वो ऑडियंस में बैठकर लोगों को करेक्ट मैसेज देती थी जो उसने ट्रेनिंग में पिकअप किया था, और ये करके उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और हमें पार्टनरशिप मिली अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड करने की। तो चैलेंजेस तो थे लेकिन पता ही नहीं चला। तो आपके हिसाब से एक तो लोगों को इतने इतने लंबे समय तक होल्ड करना बिजनेस के अंदर, जैसे आप पिछले 23 सालों से मोदी केयर में, 23-24 सालों से, यू मस्ट हैव द लीडर्स जो जो 23-24 सालों से आपके साथ होंगे। तो इतने इतने लंबे समय तक लोगों को होल्ड करना, उसमें ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा वर्ड है जो हर व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता है, हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन ये सीखने वाला जो मामला ना, ट्रेनिंग वाला मामला, ये हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं उतरता। और स्पेशली आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान जिसने इंजीनियरिंग किया हो, एमबीए किया हो, और वो ऐसी ट्रेनिंग सीखे कि यार ये प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को लोगों को कैसे होल्ड करना है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। तो कैसे आपका ये माइंडसेट रहा कि आप ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, एंड कैसे आपने लोगों को होल्ड किया इतने लंबे समय तक? देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया था कि ये आसान बिजनेस है, मतलब सिंपल बिजनेस है, लेकिन शायद इजी नहीं है, ये समझ में आ गया था क्योंकि हमने ये काम कभी नहीं किया था पहले। हर वो चीज जो हम पहली बार करते हैं, हो सकता है कि आप सिंगिंग सीख रहे हो, संगीत सीख रहे हो, या हो सकता है कि आप स्विमिंग सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आपको कर रहे हो, उसके लिए सीखना जरूरी पड़े और आपको एक कोच भी लगेगा। तो ये बात तो गले में उतर गई। मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं पूना अक्सर जाया करता था वीक में एक बार, और वहां पर हमें मिले सीमा शाड़े जी और राजू शाड़े जी, जो आज हमारे साथ जीबीडी हैं। अभी उन्होंने पिछले महीने मर्सिडीज खरीदा। तो वो आए हमारे पास और वो कहने लगे कि हमें बिजनेस बिल्ड करना है, आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे याद है जो जवाब मैंने उनको दिया था, मैंने कहा था देखो, मैं आपको 3 महीने दिखाऊंगा, सिखाऊंगा बिजनेस कैसे करना, आप मेरे से देख के सीख के कर लेना इंडिपेंडेंटली, मंजूर है? अब ये फाउंडेशन था कि मैं उनको सिर्फ 3 महीने दूंगा, 3 महीने में वो सारी चीजें सिखा दूंगा, उसके बाद शायद मैं पुनः आना बंद कर दूंगा। और उनका काम है कि उन 3 महीने में पूरा बिजनेस सीख ले। अब उस समय सीखने का तरीका था लाइव एक्शन करना, होम मीटिंग्स होती थी, वो सीखना, प्रोडक्ट डेमो सीख लेना, इसके अलावा कुछ ज्यादा था भी नहीं, कोई बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई प्रोग्राम्स नहीं थे। पर उसमें सीखना कि भाई बेसिक स्टेप्स था, कोर क्या था वो था, तो वो सीख लेना, और सिंपल हुआ करता था। उन्होंने 3 महीना लगातार हर संडे हमारी मीटिंग को अटेंड किया और सीखते गए। फिजिकल मीटिंग्स तो क्योंकि सब फिजिकली होती होंगी उस समय तो। हाँ, बिल्कुल फिजिकली होती थी। हाँ, तो बस वही मैंने उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद सीख सकते हो और आप कर सकते हो, ये विश्वास था जो उनको डिलीवर किया। एजुकेशन के बिना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें मालूम पड़ गया हम कर लेंगे,
तो ऐसा है कि एजुकेशन तो आज आपके पास भी है और मेरे पास भी है, फिर भी हम इवेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो उसको टिका के रखना होता है। तो हमारा जो मोटिवेशनल लेवल है, जो अंदर से जो हमारी प्रेरणा है, अंत प्रेरणा है, उसको टिका के रखना है, जो ये एजुकेशन सिस्टम हमें देता है। तो उसके बगैर चलेगा नहीं। और एक बात मैंने अभी नोटिस किया है जितेंद्र जी, कि पहले लोगों को हम क्लासरूम ट्रेनिंग देते थे तो जो बोलते थे वो फॉलो कर लेते थे। आज उनके पास एजुकेशन के लिए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, नॉलेज है, इधर यूट्यूब में देखा, उधर यूट्यूब में देखा, ये टॉपिक किया, यानी दिन भर का ज्यादातर टाइम उनका सुनने में जाता है, यानी नॉलेज गैदर करते हैं, लेकिन उसको फिर अप्लाई करने में गैप आ जाता है। अप्लाई किए बिना, इट इज लाइक साइकिल सीखनी है तो साइकिल पे बैठना ही है तो ही साइकिल सीख पाएंगे। गाना गाना है तो आपको खुद को पहले गाना गाना प्रैक्टिस करना ही होगा तो ही आप गा पाएंगे। उसी तरीके से नेटवर्किंग भी ऐसी चीज है कि मेमोरी जो अगर लिस्ट आपको बनाना है तो आप ही को बनाना है, अटेंड करना है तो आपको खुद को अटेंड करना है, या बुक्स पढ़नी है तो आपको खुद को पढ़नी है, यानी दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग। ये फर्क है पहले का और अभी में, कि अभी इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत सारा है लेकिन एप्लीकेशन बहुत कम हो रहा है। दैट इज द गैप आई सी। सक्सेस स्टोरीज बहुत तेजी से होने, अभी जिस मोड़ पर है ये इंडस्ट्री, मिराकुलस रिजल्ट्स पॉसिबल है, मिराकुलस रिजल्ट्स कर सकते हैं, सब कुछ सही जगह पर है। तो ये एक डिफरेंस है लर्निंग और किस तरीके का लर्निंग के हम जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें। 10 प्रोडक्ट डेमो आना चाहिए तो हम पहले बोलते थे हमारी टीम में लोगों को, तो फटाफट से सीख लेते थे, एक्साइटमेंट और जल्दी, आज बोला कल सीख लिया, इस तरीके से नॉलेज होता था, इस तरीके से ट्रेनिंग होती थी। अब ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हो फील्ड में। तो और लोगों को होल्ड करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग में लाना इम्पोर्टेंट है, या क्या क्या आप मान लो कोई व्यक्ति आपने स्पॉन्सर किया, धीमन भाई अभी आपने किसी कपल को स्पॉन्सर किया, तो व्हाट विल बी योर मोडस ऑपरेंडी, कैसे कैसे आप उसको टिकाएंगे, कैसे आप 20 साल का विजन देंगे एंड कैसे वो आपके साथ में इतने सालों तक टिका रहेगा? भैया दोनों चीज का बैलेंस होता है, सिखाना और कुछ रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करना, दोनों एक साथ चलता है। और जो आपने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के सामने होता ही होता है कि पहले ये करे या पहले वो करे, पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाएं या पहले ड्रीम बिल्डिंग करवाएं या पहले डेमो किट करवाएं या मैजिक कॉर्नर करवाएं या प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं या लोगों से बात करना शुरू करें। तो एक है कि क्या करना और दूसरा है कैसे करना। तो हम लोग ये करते हैं कि भाई हम थोड़ा सा मॉनिटर ये करते हैं कि महीने के अंत तक कुछ तो रिजल्ट आए, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होने वाला। और दूसरा उनको ये बता के रखते हैं कि 3-4 महीने तक ना आप चेक के सामने मत देखो, और फिर हर चीज जो आप करने चले हो वो हमारे साथ मिलकर करो। तो मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि शुरुआती के दौर में आप हमारे साथ साथ ही काम करो, और वो सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी है, जैसे कि 3-वे कॉलिंग करना, जैसे कि मीटिंग में गेस्ट को इनवाइट करना, और फिर कैसे फॉलो अप करना। तो शुरुआती में वो जो आइडिया नहीं होती है तो हम 3-वे कॉल करते हैं, जिसके अंदर उनको पता चलता है कि हम कैसे बात करते हैं, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम उनको फीडबैक देते हैं। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। एक तरफ है जो बुकिश एजुकेशन है इस बिजनेस का, जो 10 स्टेप्स है शुरुआती के, वो है। फिर उसी चीज को कैसे करना जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ करवाते हैं मिलकर। और तीसरा है कि रिजल्ट भी आने चाहिए। तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम फिर रिव्यू करते हैं कि भैया 1 महीना हो गया, भैया क्या क्या तकलीफ आती है, तो बोलते हैं हम लोगों से बात किए नहीं आया, तो चलो उसमें उतर के फिर फाइंड आउट करते हैं और फिर मिलकर करते हैं तो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आता है, लेकिन कुछ कई बार शुरुआती में तकलीफ होती है। तो होल्ड करने में यही चीज है, एक तो है कि 100% पहले तो यूजर करवा के रखना है। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। 10 से 15 कस्टमर वैसे आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर 10 से 15 कस्टमर है तो आपका मोटिवेशन बरकरार रहता है। फिर जो आज तो हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत सही बन चुके हैं, 4x4 का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर आज की तारीख में रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है वो भी पता है, बस वो करवाना है। तो पहले से काफी आसान हो चुका है। पहले से काफी आसान हो चुका। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है धीमन भाई कि आप लोग पिछले 23 सालों से कई सारे लीडर्स में, ग्रीन टी विद आवाज में अभी तक ज्यादातर लीडर्स ऐसे आए हैं जिनको 23 साल से ज्यादा हो गए। आप लोगों को बुलाने के पीछे हमारा एक ही लॉजिक है, एक ही मकसद है
क्या आप ये बता सकें कि 23 साल तक टिकने के पीछे क्या आइडियोलॉजी काम कर रही थी आप लोगों की? क्योंकि ये बहुत वाइब्रेंट दौर था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मतलब ये एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत उथल पुथल मची, कई सारी कंपनियों के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, इवन कई सारी कंपनी के ताले लगे, कई सारी कंपनियां पैसे लेकर चली गई। ऐसे समय पे डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास बना के रखना, जगा के रखना, तो इसमें, और आई होप कि उस समय पे के मोदी साहब एंड समीर मोदी जी, आप लोगों ने, चूंकि शुरुआती दौर में भी आप साथ में थे, तब भी समीर मोदी जी होंगे, अभी भी बाद में के मोदी, तो ये जो कल्चर आप देखते हैं, वो टाइम जो आप लोगों ने स्पेयर किया, तो क्या कल्चर आपको लगता है वो जो सेट हुआ मोदी केयर का, जो आज भी आपको लगता है कि हाँ वैसा ही कल्चर है, या उसमें कुछ चेंजेज आया है? तो ये कुछ बताइए लोगों को कि 23 साल में ये उस समय पे मोदी केयर कैसा था, आज मोदी केयर कैसा है, आने वाले समय में वो जो कल्चर है मोदी केयर का, वो कैसे आप लोगों को 23 साल टिका पाया? अरे आपने बहुत सही सवाल पूछा है जितेंद्र जी। मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस समीर जी के साथ का बताऊंगी। हम 99 में 98 में हम ज्वाइन हुए, 99 में सेकंड फॉरेन ट्रिप थी हमारी, और हम सुपरस्टार लियो क्रूज शिप में बैठे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और 5 जन हम टेबल पे बैठे हैं, सारे जेंट्स थे, आपस में बात कर रहे थे और मैं अकेली बैठी आजू बाजू देख रही थी, और समीर सर आए और बोल रहे हैं मे आई सिट विथ यू। इतना हम्बलनेस मैंने मेरी जिंदगी में किसी भी अमीर आदमी को इतना हम्बल होते पहली बार देखा था। मेरे लिए वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैं ये सोच रही थी हम उनके बदौलत हैं, और वो इतने हम्बली हमको सुबह पूछ रहे हैं कि हम आपके साथ बैठे क्या। उस दिन से इनके ऊपर जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो विश्वास आया है हमें, और बहुत करीब से इसके बाद जब भी कोई भी प्रोडक्ट की बात हो, जो भी बोला है उन्होंने वो पूरा किया है। और कॉन्स्टेंटली इस तरीके से इनका बिलीफ और विजन और नेटवर्क मार्केटिंग का पैशन उनको जो था, क्योंकि उन्होंने करके देखा था और क्या है जानते थे, और एक मकसद के साथ कि ये चीज इंडिया के भविष्य को बदल देगी, वो भरोसा हमने उनका देखा था। तभी 2004 में जो इवेंट्स होती थी, उनकी एनर्जी होती थी, हम उसी टाइम पे उनके साथ बोलते ना, ये पर्सन इंडिया को बहुत आगे लेके जाएंगे, वो भरोसा तब से बैठ गया था। इसके बाद कोई भी उथल पाथल होने दो, एक बिजनेस में या एक नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा समय करने पर ही हमारी ग्रोथ और फाउंडेशन बनेगा, ये भरोसा भी आ गया था। यानी कंपनी के ऊपर भी भरोसा था, इनके ओनर समीर मोदी जी के ऊपर भी हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि भरोसा आ गया था। सो दैट इज वेयर हमें कितने सारे लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया, कितनी बार हमको फोन आए थे, लेकिन हमें जैसे कान में आवाज ही नहीं जाती है उनकी, हम इधर हैं और इधर रहेंगे वाली बात हो गई थी। और हमारा मकसद भी यही था कि टाइम फ्रीडम चाहिए हमें, बार बार थोड़ा थोड़ा काम करके इधर उधर भटकना नहीं है। तो ये चीजें थी जो हमें फाउंडेशन और उतना बॉन्डेड और इतना अच्छा फीलिंग दिया है, और हम खुश हैं आज इस डिसीजन की वजह से कि यस हमने जो किया सही किया। और एक बात, जो हमने हमारा के मोदी जी के साथ, जो समीर मोदी जी के पिताजी, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, उसी शिप की बात करते हैं, वो भी हमारे साथ थे। तो रात को 11:30 बजे ना हम राउंड पे ऐसे घूमने चले थे, तो पता चला के मोदी जी भी है, तो हमने वो मौका ढूंढ लिया, उनके साथ गपशप करने का इरादा रखा। तो धीरे धीरे करीब 35 लोग जमा हो गए वहां पर, हमारे ही मोदी केयर के टीम के कंसल्टेंट जमा हो गए। तो सर ने कुर्सियां मंगाई, और होते होते रात को 4:30 बजे तक वो हमारे साथ बात कर रहे थे। वो खड़े थे और हम बैठे थे, और वो क्या बात कर रहे थे, वो अपने परिवार की फिलॉसफी हमारे साथ शेयर करते थे। उनके पिताजी ने उनको कैसे ट्रेन किया, वो उनके पिताजी जो महाराजा के साथ काम करते थे, उनकी कहानियां क्या थी, कैसे उनकी एटीट्यूड ये थी। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे वो याद करके, कि कैसे उनकी भावना जो थी, वो देश के लिए कुछ भला करना, वो जो भावना थी। यार ये सच्चे इंसान है, ये भोले इंसान है, और आज इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं कि उनको खुद को अपने पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। जो अक्सर हमने देखा है आज की तारीख में, जो छोटी छोटी कंपनी आ जाती है, बड़े बड़े प्रोमिसेस लेकर आती है, लेकिन चैलेंज उनका ये है कि उनके जेब में इतने पैसे नहीं होते, डीप पॉकेट्स नहीं होते, जिसका परिणाम ये होता है कि कुछ समय बाद वो डगमगाने लगते हैं जब पैसे की शॉर्टेज आती है। मोदी केयर में कभी भी होने वाला नहीं है। 30 कंपनीज बहुत बड़ा 60,000 करोड़ का परिवार है जिसकी भावना सही है।
3 पीढ़ी से एक खानदान है, एक रेप्यूटेड ग्रुप है। तो ग्रुप की तरफ से तो कोई चैलेंज नहीं आई। यस, कंपनी के बिजनेस है तो कंपनी के चैलेंजेस काफी आने वाले हैं, आए भी थे, काफी सीरियस प्रॉब्लम्स भी आए थे। लेकिन हमें एक, जैसे बोलते हैं ना, वो हमने तो लगा दिया था डिसीजन। तो ये एक तरीके से हमें बहुत यूजफुल रहा कि जो कई लोगों को नेटवर्किंग में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, कोई कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हमने आने नहीं दिया। जिसका परिणाम ये है कि जो जो एक शुद्ध होता है ना कि बाबा ये बिजनेस है क्या, तो एक का 10 होता है, 10 के 100 होते हैं, 100 के 1000 होते हैं, 1000 के 10,000 होते हैं, 10,000 के 1 लाख होते, कोई अंत नहीं है। बस उसी के बलबूते पे, और आपको चाहिए एक सही पार्टनर जो आज हमें मिल चुका। इसके बाद यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है वो होने दो। अब देखो कई कंपनियां लॉकडाउन के समय में बंद हो गई, लेकिन हम तो डबल हो गए, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है। इसका अंदाजा हमने उस समय लगा लिया था, आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने कभी भी। तो ये पॉजिटिविटी हमें एक्चुअली बहुत काम में आई। बहुत बढ़िया। बहुत समीर जी जब ग्रीन टीवी दाबाजीत पर आए थे और जो उनके इनसाइट्स यहाँ पर हम लोगों के साथ उन्होंने शेयर की, वो ऑलमोस्ट 30-40 हजार लोगों ने उसको देखा है लाइव को। एंड आई होप कि वो एक ऐसा टूल है जो कि हजारों लोगों को ये विश्वास दे सकता है कि उनकी इनसाइट्स क्या है। एंड हमने बहुत डेप्थ में उनसे क्वेश्चन पूछे, उनकी सोच के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, देश के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, कंसल्टेंट के बारे में क्या सोचते हैं, लीडर के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये डेफिनेटली, और उस समय पर तो समीर जी यंग होंगे जब आप लोग 96 98 की बात कर रहे हैं। आई होप कि समीर जी का भी एक अलग रूप होगा, और आज समीर जी बिल्कुल एकदम प्योर सोल की तरह आज आपके हमारे साथ में। इट इज रियली रियली ए स्ट्रेंथ। एक और चीज तो वैसे ही है, सॉरी, उनका जो सोल है वो तो वैसा ही है। मुझे याद है जब मैं डिसीजन ले रहा था, तो मैं उनको, बैंड्रा ऑफिस जब थी मुंबई में, वो आए थे, तो मैं एक्चुअली प्रोडक्ट लेने गया था, मिल गए। तो मैंने जाके उनसे सवाल पूछा था कि सर, मैं मेरी पूरी जिंदगी इस बिजनेस पे देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने वाला हूँ, मुझे आपसे बस यही एश्योरेंस चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने खड़े होकर ये जवाब दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, निकल पड़े। और उनके बोलने में जो विश्वास था, जो जोश था, वो इतना अद्भुत था कि कोई डाउट ही नहीं था उसके अंदर। बस मेरा एक छोटा सा डाउट था जो मैंने उनको पूछ लिया और वो डाउट निकाल दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके पास। उस समय बहुत जोश थे, और ऑब्वियसली यंग थे तो उनकी एनर्जी बहुत हाई हुआ करती थी, लेकिन उनका जो दिल है वो सेम है, बल्कि बेटर से बेटर हुए चले जा रहे हैं। आपके बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है। एंड आई होप कि बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए होंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा तो होता नहीं है कि लोग आए और छोड़ के न जाएं। ऐसा भी होता ही है, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है इस सिस्टम का। तो आप एक क्वालिटी बताइए लीडर्स की जो किसी को सक्सेस के ऊपर ले जाती है, या कोई एक कमी क्या होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते, सारी क्वालिटीज होते हुए भी। जितेंद्र जी, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति किसी एक क्वालिटी के ऊपर सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाता है। ये एक चीज है जो आपको इस बिजनेस में एक्सेप्ट करनी होगी। अगर मान लीजिए मुझे संगीत करना है, मुझे गाना गाना है, तो सिर्फ आवाज अच्छी होना उसे काम नहीं होता है, मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। इस बिजनेस में आपको काफी सारी फैकल्टीज डेवलप करनी होती है, और एक चीज है कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में आपने बात की कि लोग ना अधीरे हो जाते हैं, वो तो है। दूसरा है विजन देख पाना, पिक्चर देख पाना, और तीसरा सबसे, और शायद मैं नहीं बता सकता कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉपी कैटिंग। हमको लगता है कि हम कॉपी कैट कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी मनमानी बहुत करते हैं, और फिर पता चलता है कि रिजल्ट नहीं आता है। तो इस बिजनेस में जो डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल है, अब जो सक्सेसफुल होने निकले हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कुछ हद तक सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, और वो अपनी मनमानी करते हैं, और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो सरेंडर करते हैं। तो जो सिस्टम है उसको समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वेरिएशन कर दिया, लेकिन सिस्टम का हिस्सा कभी छोड़ते नहीं है। तो क्वालिटीज हैं सक्सेस, जो
किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने की क्वालिटी होनी है, वही क्वालिटीज यहाँ पे लगती है। पर बेनिफिट ये है कि ये जो क्वालिटीज है वो सिंपल है। आपको कुछ हाई टेक सीखना नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीखना नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना शेयर बाजार की तरह। पर जो भी आप सिंपल स्टेप सीख रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहना, कंसिस्टेंटली करते रहना। फिर पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें पता ही नहीं है कि हम नेगेटिव होते हैं। कुछ नहीं हुआ तो हम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर माइंडसेट सही है, स्ट्रांग है, हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं, तो किसी ने कुछ बोला तो हम उसको क्या रिप्लाई देकर हम अपने आप को मजबूत रखें, तो पॉजिटिव रहे। ये भी क्वालिटी है। तो क्वालिटीज तो हैं, मतलब इट इज नॉट, आई डोंट थिंक कि वो कोई एक चीज से काम हो जाएगा। एक सिंपल बाइसिकल है और एक है अच्छी गाड़ी, तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती है, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपके बिजनेस में जैसे ईस्टर्न इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक एम्पायर आप लोगों ने जी जी खड़ा जी किया जी, है ना, हाँ बड़ा। तो ये शुरुआत कैसे, मतलब आप रहते हैं मुंबई में जी एंड इतना वेस्ट बंगाल एंड वो पूरा का पूरा जो है हाँ आपका बड़ा बिजनेस उस एरिया में है। आई होप कि वो बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है मोदी केयर की भी। जी अभी जी अभी मैंने पढ़ा 53% की ग्रोथ इस कोविड के टाइम पर उस एरिया में आई। तो कहीं ना कहीं आप उसके स्रोत हैं, एक्चुअल में आपसे वो चीजें शुरू हुई थी। तो ये कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे मतलब वहां मुंबई से इतनी दूर आपने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया, या क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि कैसे वो इतनी दूरी के ऊपर जाकर बिजनेस को बना सकते हैं? भैया, बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। हम्म। जो मुझे याद है, सुरेखा जी के हस्बैंड अरुण भार्गव मुंबई में आके जब ट्रेनिंग लेते थे, तो वो उस समय ना ऑडियो कैसेट बनाते थे, तो उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आपको ना टैप रूट करना है। हम्म। मतलब आपने जिसको साइन किया उसके नीचे कोई अच्छा बंदा है उसको ढूंढो, उसके नीचे कौन अच्छा है उसको ढूंढो। तो इस तरह से आपको ना नीचे नीचे तक भी जाना है ताकि आपको मिले कोई अच्छा बंदा। अब हमारे केस में ऐसे हुआ, जिसकी आप बात कर रहे हो, प्रमोद कुमार आचार्य जी, हमारी उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुई नहीं। वो हमारे 15 डाउन थे। मैंने मुंबई में किसी को साइन किया, हम्म। उन्होंने पुणे में किसी को साइन किया, उन्होंने वापस मुंबई में किसी को साइन किया, उनके नीचे वो जो मुंबई वाला था उसने किसी कोलकाता वाले को साइन किया। अब वो उसके पीछे सीबीआई लग गई। अच्छा। हाँ, तो वो गायब हो गए। उनके नीचे 2-3 लोग थे, उनके नीचे प्रमोद कुमार आचार्य हुए। और मजे की बात है, आज प्रमोद कुमार आचार्य को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, वो लेजेंड है। हम मिले थे किसी फॉरेन ट्रिप में, वो हमारे सामने आए और बोला कि मैं प्रमोद कुमार आचार्य, आपका डाउनलाइन। अच्छा। हमारी मुलाकात वहां पर हुई। पर क्रूज में 98 में। हाँ, दोनों ने फॉरेन ट्रिप एंजॉय की थी, एक साथ क्वालिफाई किया था, लेकिन हम उनको डायरेक्टली, क्योंकि उस समय ना कांटेक्ट निकालना भी आसान नहीं था। आज तो हम ऑनलाइन निकाल सकते, कांटेक्ट भी नहीं था। तो जब वो हमें मिले, तब वो जो प्रिंसिपल था टैप रूट का, वो मुझे याद है कि आप काम करते चले जाओ, आप काम करते चले जाओ, लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो अच्छे लोग मिलेंगे। वो हम करते गए, 3 या 4 डाउन गए थे हम, लेकिन 15 डाउन में एक लीडर उभर के आया। और यही प्रिंसिपल है इस बिजनेस का, जो हमने उस समय अच्छी तरह से फॉलो किया था। हम काम करते गए, हम काम करते गए, और कारवा बनता गया। यही तो है इस प्रिंसिपल, तो इस फिर आप बिजनेस लोगों ने का। वहां जाकर कुछ एक्टिविटीज की उनके साथ में, या हाँ, कैसे वो अपने आप ही लीडर थे? बिल्कुल, बहुत सारी मीटिंग्स की हमने, लेकिन पहले उन्होंने अपना एक अच्छा लेवल बना लिया। और फिर जब जब भी वो बुलाते थे तो हम कई बार जाते थे। हमने कई प्रोग्राम्स किए, 2-2 हजार लोगों की इवेंट वहां पर हमने की है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वजह से उनकी सक्सेस हुई है। वो हम दोनों बराबर चल रहे थे, और उन्होंने अपना सक्सेस खुद ब खुद किया, क्योंकि उनका भी ड्रीम स्ट्रांग था, हमारा भी ड्रीम स्ट्रांग। लेकिन ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर मैसेज ये है। और एक बात हमने जो इस बिजनेस में सीखी है, जो हम खुद पे भरोसा करते हैं और लगातार काम करते जाते हैं, उसमें से लीडर डेफिनेटली निकल के आते हैं। हमारा एक ग्रुप में प्रमोद आचार्य जी निकल कर आ गए, दूसरे ग्रुप में सीमा जी और राजू जी निकल कर आ गए, तीसरे ग्रुप में सुधीर भिड़े जी, हेमलता जी, जीबीडी निकल कर आ गए। इस तरीके से हर ग्रुप ने लीडर नीचे नीचे से निकल कर आ गए। हम इन लोगों को पहले से नहीं जानते थे, बट प्रिंसिपल, इस बिजनेस का सिस्टम ही ऐसे काम करता है कि हम हमारे विड्थ के लोग के साथ साथ डेप्थ के लोगों की भी जान रखते थे, क्योंकि हमारे पास तभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं आता था, तो हम फिजिकली मिलके ही इंटरेक्शन करते थे। बहुत बार हमने हमारे लीडर्स के घर पे रहे हैं,
ओवरनाइट टाइम स्पेंड किया है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके ड्रीम्स के साथ पर्सनली टच किया है और इस तरीके से लीडर्स बिल्ड किए हैं। लेकिन सिस्टम यही कहता है कि आप लगातार विड्थ और डेप्थ में काम करते जाओ, कहीं ना कहीं एक लीडर निकल के आएगा। हम तभी बार बार इवेंट्स में ये बोलते थे, आप इधर मुंबई में काम करो, आपको कहीं और लीडर मिलते जाएंगे। ये ही नेचर है इस बिजनेस का। बस लगातार आपको खुद पे भरोसा रखना है। हम शेक हो जाते हैं ना, थोड़ा काम करते हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है में घुस जाते हैं, हम अलग लाइन पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो सिस्टम सीखा था वो यही था कि आप अपना काम करते जाओ, फल आते जाएगा। और हमने ये महसूस किया है और हमेशा उसी पे बिलीव करते हैं कि हम प्लान दिखाते जाएं, बिजनेस दिखाते जाएं, कोई हाँ बोले या ना बोले कहीं और से निकल कर आते हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था स्पिरिचुअल का, देखो ये कितना यहाँ पर लागू होता है कि हम काम करते गए, फल की इच्छा तक ध्यान भी नहीं दिया, पर फल वो मिले जिसके लिए हमने ढंग से काम नहीं भी किया था, तो भी उसे बड़े बड़े फल मिले। तो हमको वही जो अपना भगवत गीता का जो पहला श्लोक है कि आप अपना काम करते चले जाओ, छोड़ो मत। बस आपका काम है प्लान दिखाना, आप प्लान दिखाते जाओ। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, हम बहुत बोलते थे वो टाइम हमारी ट्रेनिंग। आपको आप इस पूरी टॉक में मतलब क्या लगता है आपको, लीडर बनाने का बिजनेस है या लीडर ढूंढने का बिजनेस है? लीडर ढूंढना और लीडर बन जाते हैं। आप खुद लीडर बन जाएंगे तो आपको लीडर मिल भी जाएंगे और बन भी जाएंगे, दोनों होता है। लेकिन पहले आपको खुद को लीडर बनाना है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैं ऑर्डिनरी हाउसवाइफ थी, तो उस तरीके से लोग, मैंने जैसे लीडर बनना शुरू किया, मेरे नीचे लेडीज भी इंस्पायर हो गए, लीडर बनना शुरू हो गए, तो मिल भी जाएंगे और बन भी जाएंगे। ये तो बनना तो इंडिविजुअल पे डिपेंड हो गया ना भाभी। हाँ। कि आपने अपने आप को लीडर बनाने के बारे में सोचा। हाँ। तो ये तो आपका अपना डिसीजन था, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आप दोनों ने मीटिंग्स अटेंड की, दिस इज योर डिसीजन। बट एज ए पर्सन, एज ए ग्रुप, हमारे को एज ए टीम जो ढूंढने की जरूरत होती है, वो अच्छे लीडर्स को ढूंढने की जरूरत होती है जो खुद ये करना चाहे एक्चुअल में, वही तो लीडर बनेगा। कई बार मेरे इस पे कई जगह पर डिस्कशन हुआ धीमन भाई। मैं, आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आई हैव लर्नड अ लॉट अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे लीडर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। मैंने कई बार लोगों से पूछा कि यार क्या लगता है आपको, लीडर बनाए जाते हैं या लीडर ढूंढे जाते हैं? जी, है ना? तो अभी भी कंक्लूजन निकला नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि ये लीडर ढूंढने का बिजनेस है, क्योंकि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो चीजों को अपने आप पकड़ लेता है। प्रमोद जी में लीडरशिप क्वालिटी थी, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तो आपने तो केवल उनको ढूंढा ना, आप तो नीचे 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 काम करते गए, प्रमोद आचार्य जी आगे, है ना? तो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। तो मैं स्टिल आई बिलीव कि आप अपना काम करते रहो, ये लीडर ढूंढने का बिजनेस है। जिसमें लीडरशिप होगी वो अपने आप लीडर बनेगा एंड ही विल टेक द चार्ज। हमारा काम है उनको गाइड करना कि व्हाट यू हैव टू डू, और उनका काम है वो चीज पिकअप करना। और इस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, मान लो ये रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मैच करना, ये उनका काम है। ये उनका हमें उनको बताना है कि देखो ये मत करो, ये करो। करना नहीं करना वो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं है। हमें उनको एक एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है। इनफैक्ट कि एज अ लीडर वी हैव टू गिव द एटमॉस्फेयर टू देम कि सो दैट दे कैन एक्सेल देयर सेल्फ, कि वो अपने आप को एक्सेल कर सके। बहुत बढ़िया धीमन भाई, बहुत ही जबरदस्त जा रहा है ये। कोई एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी टीम की जो आपको लगता है कि यार ये वास्तव में ये तो मिरेकल हो गया मोदी केयर में? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, इतनी स्टोरीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये मतलब कमाल ही है ये। तो कोई ऐसी एक स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? कहानियां बहुत सारी, और जो कह रहे हो बहुत सही है, चमत्कार होते हैं इस बिजनेस में। दो कहानियां मेरे सामने अभी आ रही है। एक है, पुणे में हमारी एक महिला हुआ करती थी जिसके हस्बैंड दारू पी के मर गए, और इन्हें कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ बच्चे संभालती थी। लेकिन मजबूरी, उन्होंने 6 घर में रोटी बनाना शुरू किया था। तो सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती थी, और वो जो सेठानी थी जिसके घर में वो रोटी बनाती थी, उन्होंने उसको कहा कि आप क्यों ये प्रोडक्ट ना दूसरों के घरों में पहुंचाओ। तो ये बोलती थी माझाशी नहीं होना, मतलब मुझसे नहीं होगा, ये हालत थी। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल के बाद ये नौबत आई कि ये महिला, मतलब वो टिपिकल महाराष्ट्रन साड़ी पहनकर रहती थी, वो स्टेज पर आती है, जो कोई कुछ बोलने का चांस नहीं है, एक प्रोडक्ट की बात करने की यूं कहो कि औकात भी नहीं थी। वो लेडी बोलती है कि ये देखो, मतलब मराठी में बोली थी
ये देखो मेरा पासबुक, और तब ताली हुई थी, पास बैंक अकाउंट ओपन किया उसके उसके लिए ताली हुई थी। फिर ये देखो मेरा विजिटिंग कार्ड, और फिर ये देखो मेरा पासपोर्ट जिसमें मोदी जी ने थप्पा लगा के दिया था। और ये लेडी आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनी थी, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो करती गई। और एक बहुत अच्छी कहानी है, हमारे बिजनेस में एक महिला है जिसका नाम है हेमलता करमरकर, जो आज हमारी जीबीडी है। 2 बार कैंसर हुआ था उनको। अच्छा। और जो क्वेश्चन आपने पूछा, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो है, वो आप देखो क्या हुआ था। हम एक बार इंटरेक्शन कर रहे थे, और मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि आप विश्वास रखो कि ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो जाओगे। बस इस बात को उन्होंने जो पिकअप कर लिया, वो नॉट ओनली उसमें से बाहर आ गए, बट टुडे शी एंड हर हस्बैंड आर टुगेदर। 14 एकर्स प्रॉपर्टी बाई की है। अभी अभी लास्ट मंथ उन्होंने इतना जबरदस्त धमाका किया है कि उनकी स्टोरी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उनका जो कहां से कहां, मतलब एक लाइफ बच गई इस बिजनेस की वजह से। और फिर उनको बहुत स्पष्ट था कि बस इतने के लिए आई हूँ, इतना मेरे लिए काफी है। लेकिन वो सिस्टम में जुड़ी रही, और आज वो जीबीडी बन के हमारे सामने आई है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। कितने साल हो गए उनको बिजनेस में जीवन भाई? 20 years, 20 साल 20 साल हुए होंगे। 20 साल हो गए ना? 20-21 साल। ओके। सी तो कहानियां तो बहुत है। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि टिकोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। बहुत स्टोरीज हैं। अभी हम कहने बैठे तो हमारे पास बहुत हाँ हाँ स्टोरीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट चलिए, टाइम तो रन भागता जा रहा है। धीमन भाई, रश्मि भाभी, आप लोगों से बात करने का इतना इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा लगता है कि इस शो को 2-4 घंटे चलाया जाए। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, कहाँ देखते हैं हम 2025 में मोदी केयर को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? एंड एज ए इंजीनियर, एज एन एमबीए, आप दोनों इतने वेल क्वालिफाइड है, आपने हजारों लोगों की जिंदगी टच की है। तो अब आपको क्या लगता है, लोगों को कितना तेजी से इसको करना चाहिए? देखो गवर्नमेंट का डेटा है कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, लेकिन आपके लिए वो एक्सप्लोजन होगा जो आप देख पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये इंडस्ट्री आज की तारीख में साबित हो चुका है कि नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी। और ये कोरोना के समय में जब लोगों की नौकरियां छूट रही है, कितने सारे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद काम नहीं मिला है, कितने बिजनेसेस डाउन हुए। हमारे सामने यहाँ पर 4 शॉप्स एक साथ बंद होके वहां पर बैंक आ गई। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए यहाँ से कि जिंदगी बनने तो वाली है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि आज ये इंडस्ट्री ज्यादा स्वीकारनीय हो चुकी है। एक वक्त था जब लोग बोलते थे भागो यहाँ से, और आज ये वक्त है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सी अच्छी कंपनी है। और तो और गवर्नमेंट के कायदा कानून अच्छे हो रहे हैं कि गलत लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली। तो हर तरीके से हमने अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना लिया है कि 2025 में मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी होने के लिए ये इंडस्ट्री बनी। लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप जो जितना बड़ा देख पाओ उतना बड़ा देख लो और काम कर लो, वो आपका होने वाला है। और आने वाला भविष्य बहुत ही बहुत बेहतरीन है। हमने अभी तक जो टेस्टिमोनियल सुने हैं, स्टोरीज सुने हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आम इंसान यहाँ पे मिराकुलस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आम इंसान के लिए बनी है। या कोई भी लिमिटेशन हो, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए तो आपने जिनको जानते हैं वो कर पाते हैं, उनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स जो भी हैं वो कर पाते हैं। यानी हर एक की जो लिमिटेशन है ना, उससे भी बढ़कर ये बिजनेस है। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी तो इंडस्ट्री का समय शुरू हुआ है, हम ये कहेंगे। अभी तो समझ आई है, शुरुआत हुई है इस इंडस्ट्री की। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, आइलैंड्स, ये सब खरीद रहे होंगे लोग। ठीक बात है। चलिए सर, टाइम तो घड़ी भाग रही है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए इस शो पे, एंड आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन के लोगों के दिमाग से बहुत सारे डाउट्स आज निकल गए होंगे कि कैसे ये बिजनेस डेवलप होता है, कैसे टैप रूट बनानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एंड कैसे 23 साल 24 साल जब आप कहीं लगाते हैं तो आपकी जिंदगी में वो ट्रांसपेरेंसी, वो बदलाव आते हैं जो आज हम आप दोनों में देख रहे हैं। तो
थैंक यू सो मच सर, आप दोनों आए हमसे। आपको भी बहुत हम बहुत धन्यवाद, आपने Thank हमको you, thank इनवाइट you. किया और हमारी जिंदगी आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। दोस्तों, जो लोग आप इस प्रोग्राम को आज देख रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखे, ये इस इंडस्ट्री पे भरोसा रखे और जो चाहे वैसी जिंदगी पाए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू धीमन भाई, थैंक यू रश्मि भाभी, थैंक यू सो मच। Thank you, जितेंद्र जी। थैंक यू। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये थे धीमंत एंड रश्मि जी, मुंबई से आपके हमारे साथ में, जिनको 23 साल मोदी केयर के अंदर हो गए हैं एंड जो आज हजारों सक्सेस स्टोरियां मोदी केयर के अंदर लिख चुके हैं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आप भी अपनी जिंदगी में इसी तरीके से काम करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल एक ही है, टिकेंगे तो सब कुछ होगा, जो कि आपने इनकी स्टोरी से सुना। एंड आपने ये भी देखा कि कैसे जो बात हम कहते थे कि ये बिजनेस साधनों से नहीं साधना से चलती है, आज उसका लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि उनकी जो साधना थी, जब कुछ भी नहीं था तब डेडिकेटेडली बिजनेस के अंदर काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। आज सब कुछ है तो भी मोदी केयर के लिए वही साधना, वही विश्वास, वही डिवोशन, जिसकी वजह से आज ये दोनों इतने सक्सेसफुल कपल बने। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ये सब हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ ग्रीन टीवी दावाजीत में। हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई स्टोरी। अगले संडे फिर आप लोगों को एक नई स्टोरी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड ग्रीन टीवी दावाजीत से जुड़े रहिए। विश यू ऑल दी सक्सेस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।